हमने प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में ही पढ़ा था। उसी की निरंतरता में जो विभिन्न विद्वानों की और भूगोलवेत्ताओं की जो परिभाषाएं हैं, उसमें अगली परिभाषाओं का हम अध्ययन करते हैं। जैसे मैकनाल महोदय के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त तथा मानव के उपयोग के लिए हम काम में लेते हैं। तो इन संसाधनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, उन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी विभिन्न प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे प्रकृति के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के वनों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं। उन लकड़ियों के लिए हम विभिन्न प्रकार के हम उपयोग करते हैं और मानव के लिए वे उपयोगी बनाई जाती हैं। जैसे हम उनका उपयोग की दृष्टि से मानव के लिए वे उपयोगी विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण के लिए, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के लिए, कागज़ निर्माण के लिए और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के लिए वो काम में लिए जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से वन्य संसाधन होते हैं, वे प्रकृति प्रदत्त विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक जो उनके संगठन पाए जाते हैं, उनके पदार्थ पाए जाते हैं, वे प्रकृति प्रदत्त होते हैं और मानव के लिए वो उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट परिभाषा के रूप में हम प्रोफेसर जेम्स फिशर महोदय के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। संसाधन क्या होता है कि वह वस्तु है या कोई पदार्थ है जो मानवीय आवश्यकताओं की जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनकी वह पूर्ति करता है। मानव अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ द्वितीयक आवश्यकताओं एवं द्वितीय कार्यों की क्रियाओं को, तृतीय क्रियाओं को और चतुर्थ क्रियाओं को जो विभिन्न प्रकार से हम आवश्यकता के अनुरूप उसको संचालित करते हैं और इच्छाओं की वह पूर्ति करती है। आवश्यकता क्या होती है? मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जैसे मकान, भवन है, रोटी, भोजन है, इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के अनुसार वह मानव अपनी जो गतिविधियां होती हैं, जैसे जैसे वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है, उसके अनुसार वह इच्छाओं की पूर्ति भी करते रहती हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं भी और इच्छाओं की पूर्ति भी संसाधन हमारे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करते रहते हैं। जैसे इच्छाएं होती हैं, मनुष्य होता है, खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो तिलहन पदार्थ होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसी प्रकार से जैसे कपड़े से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित, या विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, उसके अंतर्गत हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग और धातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे सोना होता है, चांदी होती है, पीतल होता है, या इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के एल्युमिनियम होता है, इनका भी हम अपनी इच्छाओं की और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा के रूप में स्मिथ एवं फिलिप्स महोदय के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन क्या है? मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं, प्रोसेस और फंक्शन हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। प्राकृतिक संसाधन के रूप में संसाधन क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से वह वातावरण में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं या विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को जब हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के फंक्शनल कार्य करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ विभिन्न उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गेहूँ और उससे बने हुए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के, जैसे आपने बाज़ार में देखा होगा चिप्स हैं। चिप्स किससे बनी हुई होती हैं? ये खेती के रूप में, सब्जी के उत्पादन के रूप में हम आलू का उत्पादन करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं,
फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत उससे फिर चिप्स का निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होते हैं, तिलहन पदार्थ होते हैं, उन तिलहन पदार्थों के द्वारा जैसे सरसों का होता है, उससे सरसों के तेल से विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की घरेलू जो वस्तुएं होती हैं, साबुन वगैरह होती हैं, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि संसाधन होता है वह उसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार के फंक्शन होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। विभिन्न दृष्टियों से मानव होता है अपनी विभिन्न प्रकार के उपयोग होता है उसके अंतर्गत करता है। मानव के लिए अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत मानव जो निवास स्थान करता है, मैदानी प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों में और ठंडे प्रदेशों में, उष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की उसकी आवश्यकताएं होती हैं, भोजन की है, वस्त्र की है, उनके रहन सहन की है, खान पान की है, तो उनकी विभिन्न प्रकार के वह किस प्रकार के खनिज पदार्थों का या अन्य प्रकार के जो भी वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग करता है, उसके लिए वह मुख्य रूप से प्रक्रियाओं के द्वारा और फंक्शंस के द्वारा वह उपयोगी होती हैं। तो इसी प्रकार से संसाधन क्या हुआ, हम संसाधन के विभिन्न प्रकार के जो परिभाषित शब्द हैं उन परिभाषित शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो संसाधन मानव द्वारा आकलित क्या हुआ, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार से उसका आकलन किया जाता है, कितने उसके जमाव पाए जाते हैं, कितने हम उसका उपयोग करेंगे, हमें कितनी मात्रा में वह प्राप्त होगा, किन किन लोगों के लिए वह उपयोग में आएगा और उसका वितरण हम किस प्रकार से करेंगे। तो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करना है तो हमें कितना उसकी मात्रा में डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, कितने उसके जमा पाए जाते हैं, कितना हम उसका उत्पादन करेंगे, बाज़ार में जब हम उसको बेचेंगे तो उसमें कितनी हमें उसकी आवश्यकता होगी। तो आकलित हम उसके जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उनके जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं उनसे लेकर के बाज़ार तक या उपभोक्ता तक या उपयोग के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हमें उसका आकलन करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से जैसे हम खाद्य पदार्थों की हमें कितनी आवश्यकता होगी उसका हमें आकलन करना पड़ेगा। हम कम उत्पादन कर रहे हैं या अधिक उत्पादन कर रहे हैं। कम उत्पादन होगा तो हमें दूसरे क्षेत्रों से हमें खाद्य पदार्थ आयात करने पड़ेंगे। यदि हमारे पास अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो हम दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत उसका भेज सकेंगे। नेक्स्ट उसमें आता है भरोसा किया हुआ। भरोसा क्या होता है कि मानव उसके लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वह मानव के लिए उपयोगी होना चाहिए या मानव और मानवीय क्रियाओं के लिए वह उपयोगी होना चाहिए, तभी हम उस पर संसाधन पर भरोसा करेंगे और वह भरोसे के रूप में उसकी उपयोगिता होती है उसमें वृद्धि करेंगे। किसी वस्तु एवं पदार्थ का वह गुण क्या होता है, किसी भी वस्तु और उसमें पदार्थ होते हैं उसके आकलित किया हुआ, उस पर भरोसा किया हुआ तथा वस्तु और पदार्थ का वह गुण होता है जो विभिन्न प्रकार से जो भी वस्तुएं होती हैं, संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का हम वस्तु और पदार्थ के रूप में हम उपयोग करते हैं। फिर आता है उसका क्षमता क्या पाई जाती है, किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, किस प्रकार के उसके ऑपरेशंस आएंगे, किस प्रकार की उसमें प्रक्रियाएं हमें अपनानी पड़ेंगी ये। और फिर वह क्या होता है, धीरे धीरे मानव की संपत्तियां बन जाता है। जैसे भवन का निर्माण हमें या मानव अपने आवास के लिए निर्माण करता है तो उसमें किस प्रकार की उसकी भवन की हमें किस प्रकार की क्षेत्र की आवश्यकता होगी, कितने क्षेत्र के अंतर्गत। फिर दूसरा उसमें किस प्रकार के मटेरियल का हम उपयोग करेंगे, सामग्री का उपयोग करेंगे, कितना उसके अंतर्गत लेबर लगेगी, किस प्रकार का वह भवन तैयार होगा। पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत अलग प्रकार के भवन होंगे, मैदानी प्रदेशों के लिए अलग प्रकार के मकान होंगे और ध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं जहाँ पर शीतल प्रदेश होते हैं वहाँ पर जैसे एस्किमो लोग होते हैं तो वो अपने घर किस प्रकार से बनाते हैं। इसी प्रकार से जैसे पिग्मीज होते हैं, बुशमैन होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, घने जंगलों के क्षेत्र होते हैं, उसके अंतर्गत मानव अपनी क्षमताओं के द्वारा, अपने पदार्थों के द्वारा और उन गुणों के द्वारा वह वहाँ पर क्रिया करता है और क्रिया करने के साथ साथ वह फंक्शनल उसको ऑपरेशन के रूप में लाता है और ला करके वह मानव की परिसंपत्ति, वह जो संसाधन होता है, जो उसमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो फंक्शन हम करते हैं, उनको संगठित रूप से जब हम एक स्वरूप के अंतर्गत मिला लेते हैं तो वह
एक परिसंपत्ति का निर्माण हो जाता है, जैसे भवन का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं, उन खनिज पदार्थों से हम किसका उपयोग करते हैं और उसको उपयोग को बना करके हम किस प्रकार से उसके, इसी प्रकार से जैसे पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उससे हम किस किस प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की छोटे छोटे पेट्रोलियम और तेल होते हैं, उन तेलीय पदार्थों का साथ साथ विभिन्न प्रकार के उसके बायो प्रोडक्ट होते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं होती हैं वो बनाई जाती हैं और मानव की आवश्यकताओं के लिए, और वह एक धीरे धीरे परिसंपत्ति के रूप में, एक प्रॉपर्टी के रूप में वह कार्य करता है। तो हम विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उसके साथ साथ हम सामान्य रूप से संसाधन को और संसाधन भूगोल को परिभाषित करने के लिए पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों को, पृथ्वी तल पर जो हमारी अर्थ पाई जाती है उस अर्थ पर मानव और उससे संबंधित जो भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, मानव स्वयं भी एक प्राकृतिक संसाधन भी होता है, वह फंक्शनल संसाधन भी होता है, प्रक्रियाएं भी उसके अंतर्गत पाई जाती हैं, उसके विभिन्न प्रकार की इच्छाएं और छांट भी उसके अंतर्गत हम उपयोग में लेते हैं। तो मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अन्य प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन या प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन होता है उसका उपयोग करता है। तो पृथ्वी तल पर मानव सहित विभिन्न प्रकार के जो समस्त संसाधन पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि वे विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के साथ साथ उनके संसाधनों की गुणवत्ता होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। दूसरा आता है क्षेत्रीय विभिन्नताओं। क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या होती हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो संसाधनों के वितरण पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार की वितरण की असमानता पाई जाती हैं। कहीं पर जैसे अपन ने उदाहरण लेते हैं पेट्रोलियम पदार्थों का, क्या किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं, लोहा आयस कहाँ पर पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों में मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, तांबा कहाँ पर पाया जाता है, इसी प्रकार से सोना कहाँ पर पाया जाता है, चांदी कहाँ पर पाई जाती है, शीशा कहाँ पर पाया जाता है। ये पदार्थ होते हैं किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत, जो विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं उन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत इनके वितरण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के जो हम क्षेत्र देखते हैं तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत विषुवतरीय के प्रदेश जैसे हैं उन क्षेत्रों के अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उष्ण जो क्षेत्र होते हैं उनके अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के घास के मैदानी प्रदेश होते हैं, उन मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। उन संसाधनों का हम प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे पर्वतीय प्रदेशों में यदि घने पर्वतीय प्रदेश हैं या हिमालय पर्वतीय प्रदेश जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो वहाँ पर इतने अधिक मात्रा में ऊंचे चोटियाँ, घाटियाँ और ऐसे जटिल और दुर्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। यदि वहाँ पर खनिज संसाधनों की बहुलता पाई जाती है तो भी हम उसका उपयोग है अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं। जबकि दूसरी ओर जैसे पठारी प्रदेश होते हैं, उन पठारी प्रदेशों से हम विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं वो आसानी से हम माइनिंग करके या खनन की प्रक्रिया करके हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्वतीय प्रदेशों में जैसे जल विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का उत्पादन है उन पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत हम अधिक मात्रा में कर सकते हैं। लेकिन मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत यदि हम जल विद्युत का उत्पादन करेंगे तो उसमें कठिनाइयाँ होंगी। उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक जो बिजली या पानी गिराने की जो होते हैं, जो हार्वेस्टर या कंबाइन जो टरबाइन चलाने होते हैं उन टरबाइंस के लिए वह क्षेत्र होता है उपयुक्त नहीं होता है। इसी प्रकार से तो मानव जो विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, प्राकृतिक जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं वो संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। फिर आता है स्थानिक वितरणों। स्थानिक जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशनों का भी हम इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जैसे स्टेपीज घास के मैदानी प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश के रूप में वो छोटे और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम कृषि संसाधनों के रूप में या
खाद्यान्नों के उत्पादन की दृष्टि से हम उसका अध्ययन करते हैं तो गेहूं के उत्पादक क्षेत्र अच्छे आदर्श माने जा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रेरीज घास के जो मैदानी प्रदेश हैं वो भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश हैं, तो उनमें भी गेहूं का उत्पादन के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं जो पाई जाती हैं अनुकूल पाई जाती हैं और अत्यधिक मात्रा में हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो वो स्थानिक जो वितरण होते हैं उन स्थानिक वितरणों में इसी प्रकार से जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन है तो वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत या कैरेबियन जो देश पाए जाते हैं या उत्तरी अमेरिका के जो खाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हीं क्षेत्रों के जो स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं वहीं पर ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे टिन का जो धातु पाई जाती है वह इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्रों में ही पाई जाती है, विश्व के दूसरे क्षेत्रों में उसका वितरण होता है अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तांबे का उत्पादन जो क्षेत्र होते हैं वो भी लिमिटेड जो क्षेत्र होते हैं उसी या सीमित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है उपयोग प्रतिरूपों एवं कारकों का विज्ञान है। उपयोग प्रतिरूप क्या होते हैं कि हम यूटिलाइजेशन की दृष्टि से या खाद्यान्नों के जैसे उपयोग हम करते हैं तो किन क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उपयोग अधिक होगा, किन क्षेत्रों के अंतर्गत तिलहन पदार्थों का उत्पादन या तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग होगा, किन क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में जो धातुएं और खनिज होती हैं उनका उपयोग करते हैं। तो जैसे खाद्य प्रसंस्करण या अत्यधिक मात्रा में जहाँ पर जनसंख्या का दबाव पाया जाता है, जहाँ मांग पाया जाता है वहाँ पर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना होता है। तो उसके लिए हम चावल है, गेहूँ है, बाजरा है या मोटे अनाज होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। दूसरी ओर यदि हमें आधुनिक रूप से मोटर निर्माण उद्योग पाया जाता है या विभिन्न प्रकार के जहाज़ निर्माण से संबंधित उद्योग पाया जाता है, उसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ेगा कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उसकी उपयोगिता पाई जाती है, सामुद्रिक जो क्षेत्र पाए जाते हैं, तभी हम वहाँ पर जहाज़ निर्माण उद्योग का विभिन्न प्रकार के जैसे किसी देश में मोटर निर्माण उद्योग की हम स्थापना करें तो मोटर निर्माण का जो कंसंट्रेशन होगा या संकेंद्रीकरण उसका पाया जाएगा तो वह किन क्षेत्रों के अंतर्गत होगा जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो मेटल्स होते हैं उसका उत्पादन होता है। लेकिन हम बाज़ार के जो क्षेत्र होते हैं या बाज़ार में जिसकी जहाँ पर मांग अधिक मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो मशीनरी उद्योग होते हैं, मोटर निर्माण उद्योग होते हैं, उनका स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से जैसे खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होते हैं उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत भी जहाँ पर बाज़ार होगा या जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मांग अधिक मात्रा में पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत हम उसके उपयोग प्रतिरूपों के आधार पर या उसके जो कारक पाए जाते हैं उनके क्षेत्रों के अंतर्गत ही उसका अध्ययन करेंगे और वहीं पर वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उपलब्ध होते हैं। इन सभी क्षेत्रों का वह विज्ञान है। विज्ञान होता है, हम विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, विज्ञान क्या होता है। चलो विज्ञान की परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि जब हम किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वस्तु पाई जाती है उसका हम पहले अध्ययन करते हैं, फिर उसका प्रायोगिक रूप से उसका अध्ययन करते हैं, प्रायोगिक रूप से जब हम उसका उपयोग करते हैं, प्रायोगिक रूप से उपयोग करके फिर उसको मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। तो संसाधन भी क्या है, एक वैज्ञानिक रूप से होता है। उस वैज्ञानिक रूपों के अंतर्गत मानव क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों की कैसी उपलब्धता पाई जाती है उनका अध्ययन करना, उस संसाधनों में या उस संसाधन का रूप परिष्करण करना या उसका बदलाव करना और उसको मानव के लिए उपयोगी बनाना। फिर जहाँ पर मांग अधिक मात्रा में पाई जाती है उन मांग के क्षेत्रों में उसको पहुँचाना और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जैसे भी उसकी आवश्यकताएं पाई जाती हैं, मानवीय जो छांट पाई जाती है उसके अनुसार उसको उस क्षेत्रों के अंतर्गत ही हम ले जा कर के उसका उपयोग करते हैं। तो विज्ञान की दृष्टि से भी या वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका अध्ययन करते हैं उनको हम। तो इसी प्रकार से मानव या संसाधन भूगोल क्या है कि संसाधन भूगोल मानव के विभिन्न प्रकार के जो भी वातावरण के अंतर्गत या मानवीय वातावरण के अंतर्गत जो भी प्राकृतिक वातावरण के द्वारा मानव उसका उपयोग करता है, उसको मूल जो पदार्थ होता है उसका रूप परिवर्तन करता है, रूप परिवर्तन करके उसको क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अनुसार उसका उपयोग करता है और उस क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ साथ जहाँ पर स्पेसिफिक जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्रों के अंतर्गत जो पदार्थ पाए जाते हैं उसके लिए वह उसके उत्पादन क्षेत्र या उसके उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं बन जाते हैं। फिर हम उससे वितरण या मानव के लिए जहाँ पर उसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग हो सकता है
उन क्षेत्रों के अंतर्गत हम उसको पहुंचाते हैं। तो ये संसाधन भूगोल की परिभाषा के रूप में हम या पारिभाषिक रूप से इसको इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम ये आपके अर्थ एवं परिभाषा, संसाधन और भूगोल की अर्थ एवं परिभाषा का टॉपिक है वो पूरा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसके विभिन्न प्रकार के स्कोप, विषय वस्तु और इसकी जो संकल्पनाएं पाई जाती हैं, इसकी इम्पोर्टेंस पाई जाती हैं, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।